स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद ना बेड सोर होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पर अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरह से मैनेज किया जा सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि इसे होने से कैसे रोकें और अगर हो जाए तो उसे ठीक कैसे करें। तो सबसे बड़ा सवाल यही दिमाग में आता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद इन बेड सोर्स से आखिर बचें तो बचें कैसे। चलिए इस सवाल का एक सीधा और प्रैक्टिकल जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है? ये समझना कि वो प्रॉब्लम हो ही क्यों रही है। तो चलिए सबसे पहले बेड सोर की जड़ तक जाते हैं और इसके असली कारणों को समझते हैं। तो बेसिकली ना इसके पीछे 6 मेन विलन्स हैं। पहला, सेंसेशन का कम हो जाना, मतलब महसूस ही नहीं होता कि एक जगह लेटे लेटे बहुत देर हो गई। दूसरा, इसी वजह से एक ही जगह पर लगातार दबाव पड़ना। तीसरा, ब्लड सर्कुलेशन का धीमा हो जाना। चौथा, गीलापन। पांचवा, खाने पीने में कमी, मतलब कमजोर पोषण। और छठा, स्किन पर रगड़ लगना। ये सब मिलकर बेड सोर के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म बना देते हैं। अब ये जो लगातार दबाव वाली बात है ना, ये बहुत जरूरी है। सोचिए, जब सेंसेशन ही नहीं है तो शरीर को वो सिग्नल ही नहीं मिलता कि भाई अब करवट ले लो। नतीजा ये होता है कि घंटों तक बॉडी का पूरा वजन पीठ, कूल्हों और एड़ी जैसी जगहों पर टिका रहता है। इससे वहां का ब्लड फ्लो, मतलब खून का दौरा, रुक सा जाता है और स्किन अंदर ही अंदर डैमेज होने लगती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम तब और भी बढ़ जाती है जब दूसरे फैक्टर्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे कि पसीने या कैथेटर लीकेज से होने वाला गीलापन, जो स्किन को एकदम नर्म और कमजोर बना देता है। या फिर जब मरीज को उठाने के बजाय बिस्तर पर खींचा जाता है, उससे जो रगड़ लगती है वो बहुत खतरनाक है। और ऊपर से अगर डाइट में प्रोटीन, जिंक और विटामिन सी जैसी जरूरी चीजों की कमी हो तो शरीर के पास घाव भरने की एनर्जी ही नहीं होती। तो अब जब हमने प्रॉब्लम की जड़ को अच्छी तरह समझ लिया है, तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और बेड सोर की दुनिया में सबसे जरूरी, सबसे असरदार सॉल्यूशन एक ही है, प्रेशर यानी दबाव को हटाना। इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए। बेड सोर को रोकने के लिए या अगर हो गया है तो उसे ठीक करने के लिए सबसे जरूरी उपाय, द नंबर 1 प्रायोरिटी है दबाव हटाना। बाकी सब कुछ इसके बाद आता है। और ये करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक बड़ा सिंपल सा प्लान फॉलो किया जा सकता है। बिस्तर पर हैं तो हर 2 घंटे में पोजीशन जरूर बदलें। व्हीलचेयर पर हैं तो हर 30-40 मिनट में थोड़ा वजन इधर उधर शिफ्ट करें। एड़ियों के नीचे हमेशा एक नरम तकिया रखें ताकि वो हवा में रहें, उन पर दबाव ना पड़े। और अगर पॉसिबल हो तो एयर बेड या रिपल मैट्रेस का इस्तेमाल करें, ये बहुत मदद करता है। ठीक है, प्रेशर तो हटा दिया, पर अगर घाव हो ही गया है तो तब 2 चीजें और जरूरी हो जाती हैं। एक, घाव की सही देखभाल और दूसरा, शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के लिए सही न्यूट्रिशन। एक रूल बना लीजिए, अगर कोई घाव या सौर बन गया है तो उसकी सफाई रोज करनी है, एवरी सिंगल डे। इसमें कोई छुट्टी नहीं, कोई बहाना नहीं। ये हीलिंग प्रोसेस का सबसे नॉन नेगोशिएबल हिस्सा है। और ये देखभाल कैसे करनी है, ये घाव के स्टेज पर डिपेंड करता है। अगर शुरुआती स्टेज है, सिर्फ लाली है, तो नॉर्मल सलाइन से साफ करके जिंक ऑक्साइड क्रीम लगाना काफी है। अगर घाव खुल गया है तो बीटाडीन यूज नहीं करना है, बल्कि डॉक्टर की सलाह से स्पेशल ड्रेसिंग लगानी पड़ती है। और अगर घाव बहुत गहरा हो गया है तो फिर बिना देर किए स्पेशलिस्ट के पास जाना ही एकमात्र उपाय है। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आप बाहर से कितनी भी मरहम पट्टी कर लें, असली लड़ाई तो शरीर अंदर से लड़ता है। घाव को भरने के लिए शरीर को सही फ्यूल चाहिए होता है, और वो फ्यूल है प्रोटीन। घाव भरने के लिए शरीर की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। उसे हर दिन बॉडी वेट के हर किलोग्राम के लिए 1.2 से 1.5 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए होता है। ये एक साइंटिफिक टारगेट है जिसे पूरा करना हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये फ्यूल मिलेगा कहाँ से? चलिए कुछ पावर हाउस फूड्स की बात करते हैं। प्रोटीन के लिए पनीर, अंडे, चिकन, सोयाबीन या फिर दाल और दही का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। विटामिन सी जो हीलिंग में मदद करता है, उसके लिए नींबू, संतरा, आंवला बेस्ट हैं। और जिंक के लिए चना, मूंगफली और तरह तरह के बीज खाए जा सकते हैं। और हाँ, पानी रोज कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, एक और दुश्मन है, नमी
यानी गीलापन। स्किन जितनी सूखी रहेगी उतनी सेहतमंद रहेगी। तो कैथेटर को रेगुलरली चेक करते रहें कि कहीं लीक तो नहीं हो रहा। डायपर को बार बार बदलें और स्किन को जितना हो सके सूखा रखें। जिंक ऑक्साइड क्रीम यहाँ एक शील्ड की तरह काम करती है, जो नमी को स्किन तक पहुंचने ही नहीं देती। ओके, नाउ फॉर द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, ये समझना कि कब घर पे देखभाल करना काफी नहीं है और अब फौरन डॉक्टर की मदद लेनी ही पड़ेगी। इन रेड फ्लैग्स को पहचानना बहुत जरूरी है। ये हैं वो खतरे के संकेत जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। अगर घाव से बदबू आने लगे, उसके आसपास की जगह बहुत ज्यादा लाल हो जाए, उसमें से मवाद यानी पस निकलने लगे, शरीर का तापमान बढ़ जाए मतलब बुखार आ जाए, या फिर घाव एक गड्ढे की तरह गहरा दिखने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। ये सब इन्फेक्शन के साइंस हो सकते हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, सही जानकारी और रोज की देखभाल, इन दो हथियारों से बेडसोर को न सिर्फ ठीक किया जा सकता है बल्कि उसे होने से रोका भी जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ जीना ही पड़ेगा। तो अब जब सारी जानकारी सामने है, सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि आज पहला कदम क्या होगा। क्या वो हर 2 घंटे में पोजीशन बदलना होगा या डाइट में प्रोटीन वाली कोई चीज शामिल करना। कोई एक चीज, बस एक, आज से ही शुरू करनी है।